अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारी बात चल रही है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। नाउ कल हम लोगों ने जो देखा था, कल हमने देखा था थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो कल हमने थाइमस ग्लैंड को देखा था। थाइमस ग्लैंड का कल एक्चुअली मैंने कोई डायग्राम वगैरह ऐड नहीं किया था, इसलिए आज इसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ टॉपिक यहाँ रह गया था हमारा, जिसको थोड़ा सा समझ के आगे बात करेंगे ना। कल भी हमने कहा था कि जो थाइमस है, थाइमस हमारे जिस्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है वो हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम है। इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का मतलब है इम्यून सिस्टम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल खलिए, जो सेल है, उनका मैच्योरेशन करवाना है। तो हमने कहा कि उसके लिए वो क्या करता है, थाइमस प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन। ठीक है, और हमने कहा था कि जो थाइमस ग्लैंड है उसकी लोकेशन कहां पर है, कल ही बात हुआ था, है ना। हमने उसकी लोकेशन के मामले में क्या पढ़ा था? पहली बात हमने कहा कि स्टर्नम के पीछे, फिर हमने कहा कि दो लंग्स के बीच में, और ये हार्ट के अरोटा की वेंट्रल साइड में, वेंट्रल जानिब में होता है। और फिर हमने कहा था लोब्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर हमने कहा कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड में ये एक लोब था, ये दूसरा लोब था, लेकिन यहाँ पर कई सारी लोब है। ये देखिए छोटे 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 कई सारे लोब है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है थाइमस का वो लोब्यूलर होता है, यानी एक लोब नहीं होती बल्कि कई सारी इसमें क्या होती है, लोब्स होती है। इसलिए कल मैंने कहा था कि ये जो ग्लैंड होता है उसके मामले में याद रखना है कि ये कैसा होता है, लोब्यूलर। ठीक है, याद रहेगा। तो कल इसके मैंने डायग्राम वगैरह ऐड नहीं किया था, इसलिए ये बता रहा हूं। दूसरा, थाइमोसिन जब निकलता है बॉडी में, तो एक तरफ तो वो टी सेल के मैच्योरेशन के लिए जिम्मेदार है, दूसरी तरफ बी सेल। टी सेल अगर मैच्योर होगा तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, बी सेल मैच्योर होगा तो ह्यूमन रिस्पॉन्स। और फिर हमने कल एक देखा था कि थाइमस जो है, जैसा जैसा उम्र बढ़ती जाती है वैसा वैसा थाइमस क्या होता चला जाता है, डीजेनरेट, लॉस होते चला जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए इसका साइज धीरे 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 कम हो जाएगा। ऐसा आपके पास कोई घर में सब्जी रखी हुई, टमाटो है, आलू है, ये जैसे होगा ना, जैसा जैसा दिन गुजरते जाते तो वो सुखड़ता चला जाता है। तो वैसा ये दिन जाते जाते धीरे 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 इसका साइज क्या होता चला जाता है, रिड्यूस, और ये कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर जो बुढ़ापे में हमको देखने को मिलता है कि जो दिफाई निजाम है, इम्यून सिस्टम है, वो क्या हो चुका होता है, कमजोर। ठीक, नाउ अब हम इससे आगे बात कर रहे हैं, और वो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एग्जाम में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के मामले में बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड की हमारे जिस्म में एक जोड़ी होती है, इसकी एक जोड़ी होती है। और ये एड्रिनल जो हुदूद होते हैं, ये जो जोड़ी होती है, ये हर गुर्दे के ऊपरी सिरे पर मौजूद होते हैं। यानी एक किडनी है, एक किडनी है, इस एक किडनी के ऊपर ये एक एड्रिनल ग्लैंड होगा। तो इस तरह से यहाँ एक एड्रिनल ग्लैंड है, यानी राइट साइड की किडनी पर, राइट साइड के गुर्दे पर, और दूसरा लेफ्ट साइड के गुर्दे के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड। इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि उसकी क्या है, हमारे बॉडी में जोड़ी है ना। पहला तो क्वेश्चन ये है कि एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट कैसे होगा, यानी एड्रिनल ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज कैसा करेगा। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने एक बात पढ़े थे कि हमारे जिस्म के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनको दो ग्रुप में कैटेगराइज किया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, मुनज्जम, गैर मुनज्जम। मुनज्जम हम किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइज किसको कहते हैं, किसको कहते हैं ऑर्गेनाइज? क्या कीमिया? अक़साम, फुज़ैल, सना, फातिमा। 2 दिन से, जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से मैं बार बार ये वर्ड इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में 100% इसके आने के चांसेस है। ऑर्गेनाइज कौन है और अनऑर्गेनाइज कौन है, मैं बार बार बोलता भी रहा हूं। अब याद रखो, ऑर्गेनाइज मतलब वो ग्लैंड जो एक दूसरे के कनेक्शन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में काम कर रहे हैं, उनका जो फंक्शन है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। अब ये एक दूसरा कौन है, तो एक जो है वो सबसे पहला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रेस्पॉन्स में क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन।
हमने कहा कि पिट्यूटरी का एक पोर्शन है एंटेरियर, दूसरा है पोस्टेरियर। एंटेरियर जो प्रोड्यूस करता है, कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? पहला कौन था? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा कौन था? प्रोलैक्टिन। तीसरा कौन था? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा कौन है? ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और वही एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है जो आके किसको सिग्नल करेगा? एड्रीनल ग्लैंड। कौन सिग्नल करेगा? एड्रीनल ग्लैंड। इसका मतलब यह है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एड्रीनल ग्लैंड कब अपने हार्मोन रिलीज करेगा? कब करेगा? जब उसको क्या आके मिलेगा? ACTH। और ये ACTH कौन रिलीज कर रहा है? ACTH रिलीज कर रहा है कौन? पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन? जिसको हमने क्या बोला था? एंटेरियर। उसी एंटेरियर को दूसरा वर्ड क्या दिया था हमने? एडिनोहाइपोफेसिस। क्यों बोले थे उसको एडिनोहाइपोफेसिस? क्योंकि हमने कहा था कि ये जो पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी है, इसको कंट्रोल करने वाला पोर्टल सिस्टम है। और दूसरे पोर्शन को, पोस्टीरियर वाले को क्या बोले थे? न्यूरोहाइपोफेसिस। क्योंकि हाइपोथैलेमस से वो डायरेक्ट कनेक्टेड है न्यूरॉन के जरिए। याद आ रहा है ना? ये पढ़े हम लोगों ने। अब ये तुमको याद कब रहेगा? जब तुम इसको घर पे पढ़ेंगे। समझ रहे? घर जाके पढ़ो रे यार, ठीक है। नाउ अब एक बात जो यहाँ पर, ये पूरी बात समझाने का मकसद क्या है? इसका मकसद एक ये था कि जो हमारे एड्रिनल गुदूद है, उस एड्रिनल गुदूद की अगर बात करते हैं तो इन गुदूद के अंदर दो किस्म की बाफ्त है। दो किस्म के इनके अंदर क्या है? टिश्यूज है, ठीक है। अब ये जो दो किस्म के टिश्यू है, इनके अंदर भी एक वो है जो सेंट्रल लोकेशन में है और दूसरा वो है जो पेरिफेरल लोकेशन में है। जो सेंट्रल लोकेशन में है उसके लिए हम जो लफ्ज यूज कर रहे हैं वो है एड्रिनल मेड्यूला। क्या बोल रहे हैं आप उसको? एड्रिनल मेड्यूला। और दूसरा वाला जो है उसको आप बोल रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं उसको? एड्रिनल कॉर्टेक्स। नाउ अब मैंने ये दोनों बातें बता के और ये बात बता के एक्चुअली करना क्या है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड गुर्दे के ऊपर है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर दो बाफ्ते हैं। उसके पीछे मैंने एक पॉइंट लेकर आ गया, वो था ACTH। इसका मतलब यह है कि ACTH पूरे एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता नहीं, सिर्फ किसको एक्टिवेट करता है? वो कॉर्टेक्स। इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका मतलब यह है कि एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसको एक्टिवेट करना है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड उसको एक्टिवेट करेगा, बट उसके कौन से वाले टिश्यू को एक्टिवेट करेगा? कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स रीजन, यानी बाहर वाले टिश्यूज को। बात समझ में आई? क्या बात हुई? एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर का हिस्सा, एड्रिनल ग्लैंड के बाहर का हिस्सा, अंदरूनी बैरूनी, इनर आउटर। तो जो आउटर है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर है उसको बोलते हैं मेड्यूला। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा तो वो सिर्फ कौन से वाले टिश्यूज को एक्टिवेट कर सकता है? कॉर्टेक्स। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आके एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है उसका नाम क्या रखा हुआ है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मैंने पहले भी बोला कि बच्चे अक्सर जाके कंफ्यूज होते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और वो किसको जाके एक्टिवेट कर रहे हैं। ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहना। इसलिए कल भी मैंने एक बात बोला था कि घर बैठ के साइकिल बनाइए, डायग्राम बनाइए। जो बात मैंने बोला कि ये इसको एक्टिवेट करता है, ये इसको एक्टिवेट करता है, ये इसको एक्टिवेट करता है, जब तक आप ये पूरा एक सीक्वेंस से नहीं लिखेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और इसी सीक्वेंस को बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड। कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा, पिट्यूटरी या तो थाइमस को बोलेगा, या तो थायराइड को बोलेगा, या तो पैराथायराइड को बोलेगा, या तो एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा। और एड्रिनल ग्लैंड में भी किसको बोलेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स।
याद रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड के कौन से वाले रीजन को कंट्रोल करता है? कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स वाले रीजन, बाहर वाले रीजन। फिर इनर वाले रीजन को कौन कंट्रोल करेगा? ठीक है, उसको हम आगे देखने वाले। यहां तक बात समझ में आई? नाउ नाउ अब ये जो एड्रिनल मेड्यूला है, ठीक है, अब बात कट होके डायरेक्ट कहां पर चले गई? मेड्यूला। अभी कॉर्टेक्स की बात इंटरप्ट हो गई। अब ये जो एड्रिनल मेड्यूला है ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक हार्मोन है जिसको कहा जाता है एड्रीनलिन। क्या बोला जाता है इसको? एड्रीनलिन। और उसी को कहा जाता है एपिनेफ्रीन। क्या बोला जाता है? एपिनेफ्रीन। नाउ यहां देखो, ये मेड्यूलरी रीजन है और ये कॉर्टेक्स रीजन है। यहां पर मेड्यूलरी रीजन से एक हार्मोन निकलते हुए बता रहा है, वो कौन है? एपिनेफ्रीन। इसी एपिनेफ्रीन का दूसरा नाम क्या है? एड्रीनालीन। क्या नाम है उसका? एड्रीनालीन। और इससे एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोला जाता है नॉर एड्रीनालीन, या उसी को बोला जाता है नॉर एपिनेफ्रीन। तो यहां बेसिक कंसेप्ट याद रखना है क्या, कि जो मेड्यूलरी रीजन है उस मेड्यूलरी रीजन से दो हार्मोन का इखराज होता है। एक हार्मोन कौन है? एक हार्मोन है उसका नाम है एड्रीनालीन, और दूसरे का नाम क्या है? नॉर एड्रीनलीन। इसी को दूसरे अल्फाज में एक और नाम है, वो क्या है? एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? नाउ अब ये जो मेड्यूलरी हार्मोन है, इन दोनों में मेड्यूलरी हार्मोन को एक और लफ्ज बोला जाता है, वो है कैटेकोलामीन। क्या बोला जाता है इनको? कैटेकोलामीन। तो एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन, इन दोनों को मिलाकर एक और नाम दिया जाता है, दिस इज कैटेकोलामीन। ठीक है, कैटेकोलामीन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पेलिंग में कुछ तो भी गड़बड़ है। देखो CA, सिर्फ CA का गड़बड़ हो गया था ना। ठीक है, कैटेकोलामीन। तो एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन, ये दोनों को एक और नाम दिया जाता है, वो क्या है? कैटेकोलामीन। इसका मतलब ये है कि एड्रिनल मेड्यूला कैटेकोलामीन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो कैटेकोलामीन के दो टाइप कौन है? एड्रेनालीन, नॉर एड्रेनालीन। समझ में आई? तो आप दोनों अल्फाज में बोल सकते हैं कि भाई दो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो एड्रेनालीन, नॉर एड्रेनालीन, और वो दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? कैटेकोलामीन। या आप बोल सकते हैं कि मेड्यूला क्या प्रोड्यूस करता है? कैटेकोलामीन, जो दो टाइप के, एड्रेनालीन, नॉर एड्रेनालीन। बात यहां तक समझ में आई? नाउ अब ये जो एड्रेनालीन और नॉर एड्रेनालीन है, ये हमारे जिस्म में कब प्रोड्यूस होता है? इनका इखराज हमारे जिस्म में कब होता है? ये होता है जब हमारे जिस्म में क्या आ जाए? दबाव, या कोई नागहानी सूरत हाल आ जाए, या तो कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, या कोई अचानक हादसा हमारे साथ हो जाए। इमरजेंसी सिचुएशन, नागहानी सूरत हाल, क्या बोला जाता है इसको? इमरजेंसी सिचुएशन। ना उसके जवाब में ये सराअत के साथ खारिज होते हैं, यानी बहुत जल्दी जल्दी ये खारिज होंगे, इसलिए इनको बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोला जाता है? इमरजेंसी हार्मोन, या उन्हीं को कहा जाता है जद्दोजहद के हार्मोन्स। अब इमरजेंसी और दूसरा लफ्ज क्या है? फाइट या फ्लाइट। तो यहाँ पर फाइट की जगह यहाँ जद्दोजहद लिखा, अच्छा जिहाद नहीं लिखा तो परेशानी हो जाती थी अपनी। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कौन से हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन, या क्या है? जद्दोजहद हार्मोन। बात समझ में आई? नाउ स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या रहती? इमरजेंसी सिचुएशन क्या रहती? हाँ, डॉगी पीछे पड़ गया, इमरजेंसी सिचुएशन है। दबाव, प्रेशर, स्ट्रेस वाली कंडीशन क्या है? भाई आपको स्पीच करना है, तकरीर करना है, तकरीर के लिए आप स्टेज पे जा रहे हैं, ये आपका इंटरव्यू है, ठीक है, ये इमरजेंसी सिचुएशन हो, ये सॉरी
ये स्ट्रेस कंडीशन वाली है। इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके पीछे डॉगी लग गया, या आपका किसी से झगड़ा हो गया, या आपको अचानक मालूम पड़ा कहीं आग लग गई, लगा अर्थक्वेक आ गया, जलजला आ गया, आजकल उस पर बहुत डिस्कशन चल रही है। ये सब कौन सी सिचुएशन है? इमरजेंसी। नाउ अब क्या होता है इस कंडीशन में, जैसे ही हार्मोन हमारे जिस्म में रिलीज होना शुरू होते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर आ जाती है मुस्तादी। मुस्तादी मतलब अलर्टनेस। मुस्तादी मतलब अलर्ट। भाई आपको डॉगी भोगने वाला है तो आप क्या हो जाते हैं? अलर्ट, है ना। अलर्ट हो गया मतलब आप उन्हें उसने भोगा और आपने भागना, इसको बोलते हैं अलर्ट। या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से अलर्ट होके जाते हैं कि सामने वाला मेरे को क्या पूछेगा, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन है, जो स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन होती है या इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, उसमें हम अलर्ट होते हैं। कब अलर्ट होते हैं? जब हमारे जिस्म में क्या प्रोड्यूस होता है? एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन। तो पहली बात याद रखना है, जब हमारे जिस्म में एड्रीनलिन। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर क्या होते हैं? जो हमारी पुतलियां हैं, पुतलियां मतलब प्यूपिल्स, आंख की जो आंख के अंदर जो है ना, वो अचानक में जी बड़ी हो जाती है, फैल जाती है, तो उसका एक्सपांशन है। आंखों की पुतलियां जो ऐसी बड़ी हो जाती है। दूसरा, बालों के खड़े होने का अमल, जिसका ना पिलो इरेक्शन, है ना। आप बोलते हैं कि हमारे जिस्म के ऊपर क्या आ गए? कांटे आ गए। अगर आपके बाजू बाजू कोई एक्सीडेंट हो जाए अचानक में, आप वहां खड़े थे, ट्रक आया आपके सामने से किसी और को ठोक दिया, तो बाल तो आपके खड़े हो जाएंगे। हाँ, गूस बम्प दूसरा अल्फाज में इसको बोला जाता है। तो दैट इज पिलो इरेक्शन, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, इस हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है? आप एक तो अलर्ट हो गए, दूसरा क्या हो गया? आपकी आंखें फैल गई, मतलब अब आपके दिमाग में या आपके ब्रेन में बहुत सारी इमेज बन रही है ना। आमतौर पे जब हम चलते हैं तो हमारे आजू बाजू जो चीजें हम डेली देख रहे होते हैं, बस उन्हीं को देख रहे होते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो छोटी छोटी चीज हमको बराबर दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ फट्टी की फट्टी रह जाती है, एक्सपांड हो जाती है, और वो बहुत सारी चीजों को क्या करना शुरू करती है? कैच। हत्ता कि अगर आप स्टेज पे खड़े हुए तो आपके सामने जो लोग बैठे हुए, हर आदमी क्या कर रहा है आपको सब दिखाई देता है, और आप आम हालत में रहो, बाजू वाला क्या कर रहा है नहीं मालूम रहता। यानी इसी कंडीशन, तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये सिचुएशंस आती है। इसी तरह से पसीना, धीरे धीरे आपको क्या होगा? तकरीर कर रहे हैं, टप 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 पसीना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे अमल है, इनको तेज तर कर देते हैं। यानी ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, ये इमरजेंसी हार्मोन है, और इस इमरजेंसी हार्मोन की वजह से हमारे जिस्म में ये सारी चीजें आना शुरू होती है, या हमारे जिस्म में ये सारे एक्सप्रेशन, तब्दीली आना शुरू होती है कि अचानक में हमारी आंख की पुतली बड़ी हो जाएगी, हम अचानक में अलर्ट हो जाएंगे, हमारे बाल खड़े हो जाएंगे, और इसी तरह से हमको क्या आने लगेगा? पसीना। ना दोनों ही हार्मोन्स, चाहे इपिनेफ्रिन हो चाहे नॉरएपिनेफ्रिन हो, क्या करेंगे? इसकी वजह से हमारी जो कल्बी नब्ज है, इसकी वजह से हमारी कल्ब का यानी हमारे दिल की जो कुव्वत इनक़िबाज़ है यानी कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वजह से हमारा जो तनफ्फुस की शरह है यानी रेस्पिरेटरी रेट, वो सब बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? नब्ज, कल्बी जो नब्ज है, ब्लड वेसल्स है, वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी? ब्लड का सप्लाई बढ़ाना है ना। हार्ट की जो कुव्वत इनक़िबाज़ है, कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? ब्लड का फ्लो, ब्लड का सप्लाई बढ़ाना है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी यानी ऑक्सीजन, अमल तनफ्फुस। क्यों? क्योंकि जो सेल है वो सेल क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म। जितना ज्यादा वो ग्लूकोज यूज करेगा उतना ज्यादा वो क्या बनाएगा? एटीपी। अब आपके पीछे डॉगी आया, आप अलर्ट हो गए, आपने आंखें फटी, सारी इमेज बन गई कि आप कितने दूर तक भागने गए, डिसाइड हो गया, बाल खड़े हुए थे, पसीना आ रहा था, जैसे उसने वो बोला, आप ना पीछे देख रहे ना आजू बाजू देख रहे, बस है ना, भाग मिलका भाग, सन बोल के निकल गए। उस वक्त आपको क्या लगने वाली है? एनर्जी। तो उस वक्त आपके बॉडी में कौन कौन काम करना शुरू करेगा? ब्लड वेसल, हार्ट और सेल फटाफट एनर्जी बना के सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इसको कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो
इमरजेंसी हार्मोन है, इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर कौन कौन से काम होते हैं। तो याद रखना कि ये सारे काम हमारे जिस्म में होते हैं, याद रहेगा ना। अब उसके बाद ये जो कैटेकोलामीन है, अब उनको क्या करना है, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए ताकि क्या प्रोवाइड करें, एटीपी। यही कैटेकोलामीन क्या करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर करके रखिए। भाई अभी आप अचानक में आपके पीछे डॉगी लग गया, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक केला खाया था, आपने एक सेब खाया था, या आपने कुछ तो भी खाया था तभी डॉगी पीछे लगेगा ताकि आपके बॉडी में एनर्जी रहे। ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। इसका मतलब आपके पीछे अगर डॉगी लग गया तो आपको सडन एनर्जी की जरूरत है। सडन एनर्जी की जरूरत है मतलब सडनली ग्लूकोज की जरूरत है। वो ग्लूकोज आएगा कहां से, वो ग्लूकोज आएगा पहले से स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और हमारे जिस्म में, एनिमल के जिस्म में स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कौन होता है, ग्लाइकोजन। पौधों में कौन होता है, स्टोर फॉर्म ऑफ फूड। पौधों में कौन होता है, प्लांट्स में कौन होता है, इंसान। एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन है। पौधों में कौन है, स्टार्च। पौधों में कौन है, स्टार्च। और एनिमल में कौन है, ग्लाइकोजन। तो क्या होगा, फटाक से कैटेकोलामीन क्या करेंगे, दूसरी तरफ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन शुरू करेंगे। और ब्रेकडाउन करेंगे वजह से क्या होगा, जिस्म के अंदर किसका इर्तिकाज बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज। और खून में अगर ग्लूकोज का इर्तिकाज बढ़ गया तो हार्ट तो ग्लूकोज, ये हार्ट तो ब्लड सप्लाई कर रहा है तो ग्लूकोज भी सप्लाई होगा। ग्लूकोज सप्लाई होगा तो तनफ्फुस की शरह बढ़ी हुई यानी रेस्पिरेटरी, यानी एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नाउ इसके अलावा ये कैटेकोलामीन और क्या करते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन इनके ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं ना। सवाल ये आता है कि लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन क्यों करना है। चलो समझ में आता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर लिए ठीक है, लेकिन लिपिड और प्रोटीन का क्यों करना है, लिपिड और प्रोटीन का क्यों करना है। हाँ फैट, चलो मान लिया लिपिड, लिपिड की वजह से फैटी एसिड। आगे फिर क्या बनेगा उससे, हाँ बाद में और क्या बनेगा, ग्लूकोज। ना बहुत अच्छा सर कि जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से क्या बनने वाला है बॉडी में, अमाइनो एसिड। और जो लिपिड है उसके ब्रेकडाउन की वजह से क्या बनने वाला है, फैटी एसिड। नाउ ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स है या नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, प्रोटीन और लिपिड नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। याद रहेगा, प्रोटीन और लिपिड नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। मतलब ये आगे चल के जो ग्लाइकोजन है वो डायरेक्टली ग्लूकोज देगा, बट प्रोटीन और लिपिड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन सा प्रोसेस होता है, यहां पर याद रखिए, यहां पर जो प्रोसेस होता है उसको बुलाया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है उसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से हमारे जिस्म में क्या बनना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज। और इस तरह से हमारे जिस्म को ग्लूकोज की जो नीड है वो फुलफिल होंगी। नाउ सवाल ये आता है कि ऐसा करने की क्या जरूरत है। आओ माजमिया, ऐसा करने की क्या जरूरत है, इमरजेंसी है। शादी में बारात थी, बारात में अचानक में खाने की इमरजेंसी हो गई। अब वो जो भटियारा था उसने तो बनाया हुआ था, अब आप क्या करेंगे, होटलों से ऑर्डर करेंगे। अब कोई भी होटल रहो, बिरयानी बनाने का स्पेशल हो या ना हो, बस खाना लाओ भाई, कैसा भी रहो, हमको दिखना बस कि वो कलरफुल बिरयानी है, बाकी कुछ टेस्ट से लेना देना। यानी इमरजेंसी कंडीशन में हमारे बॉडी को ग्लूकोज की नीड फुलफिल करना है, तो ग्लाइकोजन वो नीड फुलफिल कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ग्लाइकोजन लीवर में,
लीवर से जब ब्रेक डाउन होगा तो पूरे बॉडी में सप्लाई होने को शायद हो सकता है कि टाइम लग जाए, इसलिए जहां जहां पर जो जो प्रोटीन है, लिपिड है, तोड़ दो उसको फटाफट, और उनका क्या करो, कन्वर्जन करके क्या बना दो, ग्लूकोज, और फटाफट डिमांड को क्या करो, फुलफिल करो। बात समझ में आया ना? एक चीज तो एक नया टर्म क्या है आपके पास, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका डेफिनेशन क्या है, जब हमारे बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से नया ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए ये जो नियो वर्ड है ना, नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब क्या होता है, न्यू। तो जब हमारे बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब प्रोटीन और लिपिड से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाया जाता है तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रहेगा। एक और टर्म है उसको भी याद रखिए कि जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का क्या होता है, ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बोला जाता है ग्लाइकोजीनोलेसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजीनोलेसिस। याद रहेगा। एक और टर्म याद रखिए कि अगर ग्लूकोज है और ग्लूकोज से आपके जिस्म में क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन, उसको बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ये सारे टर्म अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हमको ये डिस्कस भी करना है। ये आगे आने वाले 3 टर्म यहां पर हो गए। कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बनाना है। कहां से बनाना है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब प्रोटीन से और लिपिड से। दूसरा प्रोसेस हो गया ग्लूकोज बनाना है, लेकिन कहां से, ग्लाइकोजन से। उस अमल को कहा जाता है ग्लाइकोजीनोलेसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना। और तीसरा अमल है ग्लाइकोजन बनाना है, कहां से बनाना है, ग्लूकोज से, उसको बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। नाउ पैनक्रियास हम आगे पढ़ने वाले, वहां पर ये तीनों टर्म हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी बता दिया। मेरे को वहां पर डेफिनेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, किसी को कोई डाउट है, ग्रुप में एक मैसेज डालो जरा अपने व्हाट्सएप के। हम्म, 12वीं वाले तो 12वीं के एग्जाम दे रहे होंगे। खालिद भी उधर गए हुए क्या? हम्म, ठीक हो गया। नाउ तो यहां देखो, ये ना इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन की वजह से कौन, हार्ट, इपिनेफ्रिन की वजह से कौन, मसल्स, इपिनेफ्रिन की वजह से कौन, लीवर। लीवर अगर एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन, है ना, ब्रेकडाउन। तो इस तरह से एपिनेफ्रिन की वजह से। और ये एपिनेफ्रिन कहां से निकल रहा है, एड्रिनल मेडियोला। कहां से निकल रहा है, एड्रिनल मेडियोला। नाउ अब यहां पर एक बात जो समझना है वो ये है कि एड्रिनल मेडियोला को कंट्रोल कौन करता है। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के मामले में हमने बोला कि उसको आगे कौन सिग्नल करने वाला है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडियोला को कौन करता है कंट्रोल, ये अचानक में इमरजेंसी वाला काम कौन करेगा। इसको पढ़े थे हम लोगों ने पीछे, न्यूरॉन। कौन से वाले न्यूरॉन का सिस्टम, क्या याद आ रहा है, हमने पढ़ा था एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइम मैंने बोला था ये बात, सिंपैथेटिक और, याद आ रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसका मतलब ये है जो सिस्टम है ये डायरेक्टली एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बट एड्रिनल ग्लैंड में भी किसको करेगा, एड्रिनल ग्लैंड में भी किसको करेगा, एड्रिनल मेडियोला। तभी जाके इमरजेंसी हार्मोन रिलीज हो गए, यानी अचानक में आपके बॉडी को क्या करना है, एक्टिवेट करना है ना। याद आ रहा है मैंने बताया था, उसको क्या करना है, बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक, उसको रिलैक्स करना है तो
नर्वस सिस्टम प्लस इंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन है? एएनएस। और इंडोक्राइन का पार्ट कौन है? केमिकल्स। ये केमिकल्स समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारे जिस्म में ये दोनों मिलकर हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो जब ये मिलेगा सिंपैथेटिक सिग्नल करेगा, नतीजे में एपिनेफ्रिन निकलना शुरू होगा। फिर ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आएगा तो नॉर एपिनेफ्रिन निकलेगा। समझ में? तो इस तरह से ये हमारे बॉडी में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को या हमारे जिस्म के अंदर होने वाले अलग अलग रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे। कि अचानक में आपका बॉडी अलर्ट हो गया, आपकी आंखें फटी रह गई यानी बड़ी हो गई, एक्सपांड हो गई, या फिर आपके बाल खड़े हो गए, पिल्यू इरेक्शन हो गया, गूस बॉम्ब, है ना, इस तरह से, या फिर आपको पसीना आने लग गया। तो ये सारी की सारी कौन सी सिचुएशन है? इमरजेंसी। और इमरजेंसी सिचुएशन में ये सारी चीजें जब होती है तो जैसे ही वो इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हुई ना, अब आपके जो खड़े हुए बाल थे वो आराम से सो जाते, आपकी जो आंख फटी हुई थी वो दोबारा नॉर्मल हो जाती, आप जो अलर्ट थे अब रिलैक्स थे, है ना। आपने तो कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बैठे हुए हैं, अचानक में सामने से 2-3 बच्चे भागे तो आप यूं खड़े हो गए, देख क्या हुआ क्या हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, वो गाली छुट रही थी, तो आप वापस बैठ गए, बोलते यार क्या है ना। ये अलर्टनेस एंड देन रिलैक्स, इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी में ये काम होता है। ठीक, ना अब एक और कंसेप्ट है, क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, देखिए अब हम वापस से किस पर आ गए, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें 3 तह होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 तहों पर डिवाइडेड है। एक जो है उसको कहा जाता है जोना रेटिकुलरिस, जो सबसे अंदर, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये सबसे अंदर वाली जो है ना, ये कौन है? जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, दूसरा जोना फैसिक्यूलेटा, दूसरा का नाम क्या है? जोना फैसिक्यूलेटा, फैसिकुलेटा। तीसरा जो सबसे बाहर का है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। सुफियान, समोसा नहीं, ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ना इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक है जोना रेटिकुलरिस जो सबसे अंदरूनी है, फिर जोना फैसिकुलेटा जो मिडल में है, और जो सबसे बाहर एक्सटर्नल है वो कौन है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये तीन तह है किसके अंदर? एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। नाउ अब एड्रिनल कॉर्टेक्स भी कई सारे हार्मोन का क्या करता है? इखराज करता है, और जितने हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं उनको बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोला जाता है इनको? कॉर्टिकॉइड्स। तो एक बार कंसेप्ट यहां पर याद रखिए कि ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर 2 पोर्शन है, एक है मेड्यूला और एक है कॉर्टेक्स। मेड्यूला से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं उन सबको हम क्या बोल रहे हैं? कैटिकोलामीन्स, मेड्यूला से। और कॉर्टेक्स से जो निकल रहे हैं उनको हम क्या करें? कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स से जो निकल रहे हैं उनको क्या करें? कॉर्टिकॉइड्स। तो आपने एक चार्ट अगर बना दिया सिंपल सा, क्या? एड्रिनल ग्लैंड, उसके 2 पोर्शन मेड्यूला, कॉर्टेक्स। मेड्यूला से जो हार्मोन निकलते हैं उनको ब्रॉड टर्म में बोला जाता है कैटिकोलामीन, कॉर्टेक्स से निकलते हैं उनको ब्रॉड टर्म में बोला जाता है कॉर्टिकॉइड। मेड्यूला से जो कैटिकोलामीन निकल रहे हैं उनके 2 नाम, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। कॉर्टेक्स से जो निकलने वाले उनके अलग नाम। अब उनके नाम क्या क्या है? पहली चीज कि इनकी वजह से क्या होता है, ये जो कॉर्टिकॉइड है इनकी वजह से क्या होता है, और ये जो कॉर्टिकॉइड है इनके अपने काम की वजह से इनके अलग अलग नाम है। जैसे एक कॉर्टिकॉइड है जो कार्बोहाइड्रेट के तहव्वुल या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मुलविस है, मतलब शामिल है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करवाएगा? ब्रेक डाउन करेगा। जैसा स्टार्च है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, इनका ब्रेक डाउन करवाएगा, तो वो कौन हो गया?
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसका नाम क्या बन गया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यानी अब जब ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करवाएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ग्लूको। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक दूसरा, हमारे जिस्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है कॉर्टिसोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन को हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यहां उन्होंने सिर्फ नाम मेंशन किया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। और सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे जिस्म में जो खास है वो कौन है? कॉर्टिसोल। ठीक है, इसका काम क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक, और हमारे जिस्म में दूसरा एक और कॉर्टिकॉइड है, वो कौन है? वो हमारे जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स उसके तवाजुन को क्या करता है? बरकरार रखता है। क्योंकि ये हमारे जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट यानी मिनरल की क्वांटिटी को मेंटेन कर रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या बोला जाता है उसको? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो जो ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस मेंटेन करेगा वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का, मिनरल्स का, आयंस का, सॉल्ट्स का, नमक का हमारे जिस्म में बैलेंस मेंटेन करेगा वो हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और वन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड हम बार बार पढ़ चुके हैं जिसका नाम है अल्डोस्टेरॉन। कहा पढ़ा हमने अल्डोस्टेरॉन? सुफियान, डाइजेशन में। फिर कहां पढ़े हमने अल्डोस्टेरॉन? ऑनलाइन वालों, साजिदा, फातिमा, सना, किडनी। बहुत अच्छे। किडनी मतलब कौन सा वाला चैप्टर? इखराजी निजाम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। याद आ रहा है? हमने पढ़े था अल्डोस्टेरॉन। कब निकलता है अल्डोस्टेरॉन? क्यों निकलता है अल्डोस्टेरॉन? जब हमने कहा था कि जीएफआर रेट कम हो जाती है तो बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा? अल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा? तो हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस सिग्नल करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, और वो एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। वन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज अल्डोस्टेरॉन। और ये जाके क्या करेगा? जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। इस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का स्पीड बढ़ गया, तो इस तरह से हमारे बॉडी में जीएफआर रेट दोबारा मेंटेन हो जाती है। ये पूरा हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो हमारा क्या प्रॉब्लम चल रहा है? अगला पार्ट, पिछला सा पार्ट। मैंने इससे पहले भी बार बार बोला है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर जगह कॉमन है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो वो कॉमन पॉइंट आपको खुद समझ में आएंगे। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको लगेगा अरे ये तो हमने पीछे पढ़ा है, इसका मतलब इस पॉइंट को एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, यहां बात समझ में आई? तो यहां देखिए ये अल्डोस्टेरॉन है। अल्डोस्टेरॉन किसको कंट्रोल करता है? किडनी। और किडनी को कंट्रोल करके वो क्या करेगा? जो वाटर है और जो आयंस है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, उनके बैलेंस को मेंटेन करेगा। इस तरह से हमारे बॉडी में वो क्या करता है? जीएफआर को मेंटेन करने में मदद करता है। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो मेड्यूलरी रीजन है, उस जो कॉर्टिकल रीजन है, उस कॉर्टिकल रीजन से एक जो हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका नाम अल्डोस्टेरॉन है, वो हमारे बॉडी में पानी और आयंस की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। नाउ अब कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना? ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जो कि हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट के तहव्वुल, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूको, ठीक है, ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये क्या करवाएंगे? ग्लाइकोजन सिंथेसिस, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस, फिर लाइपोलेसिस, इसी तरह से प्रोटोलेसिस, इसका वो क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। नाउ ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या क्या काम करवा रहे हैं? पहला काम क्या करवा रहे हैं?
पहला काम क्या करवा रहे हैं? ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस का मतलब है ग्लाइकोजेनेसिस, अभी मैंने बोला ना। दूसरा कि ये क्या करवाते हैं? अभी पढ़े ना हमने, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। एक और काम वो करवा रहे हैं जो ग्लाइकोजन। नाउ इसके बाद है लाइपोलिसिस। एक और काम है, वो कौन है? प्रोटियोलिसिस। नाउ मेरे को ये जो पहले दो वर्ड है उसमें मेरे को कंफ्यूजन दिख रहा है, उर्दू में ट्रांसलेशन में कुछ तो गड़बड़ हुई। ये ग्लाइकोजेनेसिस ही है क्या? क्या ग्लाइकोजेनोलिसिस है? क्या है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस और लो इधर बताओ, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है मेरे को उसमें। देखो पहला है, पहला काम जो वो करवाता है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेरे को लगा ही था कि गड़बड़ है कुछ, क्योंकि यहां पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना है यानी ग्लूकोज बनना है, तो पहला काम वो करवाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या करवाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ ये वाला वर्ड तो सही हो गया, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलिसिस और प्रोटियोलाइटिस, बस ये करवाएगा। लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस यहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ग्लाइकोजन का सिंथेसिस? क्योंकि हमको तो यहाँ ग्लूकोज चाहिए। ग्लाइकोजन सिंथेसिस का मतलब ये ग्लाइकोजन बनाना, समझ में आ रहा है? इसलिए ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया, इसलिए इसको कट कर दीजिए आपकी बुक में भी। और याद रखिए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक काम कराता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, दूसरा काम क्या करवाता है? लाइपोलिसिस, और तीसरा क्या करवाता है? प्रोटियोलिसिस। क्यों? लाइपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस से क्या होगा? लेसिस मतलब तोड़ना। लेसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। लेसिस का मतलब होता है तोड़ना। जैसा अभी हमने पहले पढ़े कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस करना है यानी ग्लूकोज नया बनाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोटीन का और लिपिड का। इसका मतलब प्रोटीन और लिपिड तोड़ना जरूरी है, इसलिए क्योंकि हमको नया ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक तरफ लिपिड को तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे, और साथ ही साथ दूसरी तरफ उससे टूटे हुए जो मादे उनका इस्तेमाल करके नया ग्लूकोज बनाएंगे। यानी क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। ना एक और चीज, दूसरी चीज कि वो अमीनो एसिड के इंतजाम और इस्तेमाल को रोकेंगे, मज़ाहमत करेंगे। यानी क्या होगा? जैसा जैसा प्रोटीन टूटेगा वैसा वैसा ब्लड में अमीनो एसिड बढ़ेगा। लेकिन अमीनो एसिड अगर बढ़ रहा है तो सेल खलिए क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। अगर वो अमीनो एसिड को यूज कर ले तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए क्या होता है? एक तरफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलेंगे कि प्रोटीन को तोड़ो, लिपिड को तोड़ो, नया ग्लूकोज बनाओ, और दूसरी तरफ सारे खलियों को ये बोलेंगे कि अमीनो एसिड को यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर अमीनो एसिड को यूज करेंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का अमल ही नहीं हो जाएगा, ग्लूकोज नया बनेगा नहीं। और अगर नया ग्लूकोज बनेगा नहीं तो इमरजेंसी सिचुएशन में एटीपी मिलेगा नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन में एटीपी नहीं मिलेगा तो आप इमरजेंसी सिचुएशन में अर्जेंटली यहां से निकल जाएगा, है ना। नौ अब एक और चीज कि हमने एक नाम पढ़ा था, दैट इज कॉर्टिसोल, है ना। हमने कहा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट खास कॉर्टिसोल, जिसको मैंने पहले बोला कि उसका फंक्शन हम आगे देखने वाले। तो ये जो कॉर्टिसोल है ये क्या करता है? ये कॉर्टिसोल सबसे पहले एक काम करता है, क्या? कि ये हमारे जिस्म के अंदर जो कल्बी और वोवाई निजाम है, कल्बी और वोवाई निजाम मतलब हार्ट और ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम, यानी हमारे दिल को और हमारी खून की सारी नालियों को वो क्या कर देता है? वो एक्टिवेट करता है। दूसरा गुर्दे,
गुर्दे की अमलियात को क्या करता है, बरकरार रखने में शामिल होता है। यानी कोर्टिसोल क्या करेगा, एक तरफ तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और दूसरी तरफ हमारी किडनी को। क्यों 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 मेंटेन करेगा वो, किडनी के फंक्शन को और हमारे हार्ट के फंक्शन को, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को। अभी हमने पढ़ा ना, इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड का सप्लाई बढ़ाना है तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, और जब ब्लड भागेगा या ब्लड का फ्लो होगा तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी उतना फास्ट होना चाहिए, और ब्लड के प्यूरिफिकेशन से ज्यादा ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो तो ब्लड के प्रेशर के लिए क्या करना होता है, बॉडी से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको क्या करो, रोक दो, ताकि ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाए। बात समझ में आ रही? इसलिए आप देखो, जब आप इमरजेंसी सिचुएशन से थोड़ा सा फारिग होते हैं ना, गटागट 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 पूरा पानी पी लेते हैं। क्यों? प्यास लगी होती है ना। एक और चीज कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, खास करके हमारा कॉर्टिसोल, देखिए यहां पर है ना दो अलग अलग अंदाज है। जैसा अगर आप खास तौर से कॉर्टिसोल बोल के हटा दो, सिर्फ सेंटेंस ऐसा पढ़ो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इंफ्लामेटरी तामुलात में अमल करता है। इसका मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करते ही करते साथ में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, कॉर्टिसोल। इसका मतलब कॉर्टिसोल एक और काम करता है और वो काम होता है एंटी, क्या, एंटी, कौन सा एंटी, एंटी इंफ्लामेटरी। क्या मतलब होता है एंटी इंफ्लामेटरी? एंटी इंफ्लामेटरी तामुलात को रोकता है और नतीजे में जो मामूनी जवाब रद्द अमल है, मामूनी जवाब रद्द अमल मतलब किसका रिएक्शन है ना, एंटी इंफ्लामेटरी, और जवाब में क्या करता है, वो जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को भी वो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है या रोक देता है। क्या मतलब इसका, कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो कर रहा है, क्या मतलब इसका। इन्फ्लामेटरी मतलब, इन्फ्लामेटरी मतलब अरे हमने पढ़ा ना इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन हो जाता, तो मतलब फुंसी आ गई, फुंसी आने के बाद देखते हैं कि वो फुंसी क्या होती है, क्लॉट बनती है, फुंसी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। तो मैंने इससे पहले बताया था कि हमारे बॉडी में क्या होता है, किसी भी पैथोजन को अगेंस्ट में इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, यानी वो जैसी पैथोजन हमारे जिस्म में दाखिल होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको एक जगह ट्रैप कर देगा। ट्रैप करने के बाद उस जगह पे वो अलर्ट, याद आ रहा है मैंने बताया था ये कि वो एरिया पूरा रेड हो जाएगा, रेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब उसके बाद उस जगह पे पेन होने लगेगा, फिर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा। ये पूरी जब रिएक्शन होती है फिर स्वेलिंग होगी, ये पूरी जब रिएक्शन होती है तो हम उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। अब हम दिन भर में से कितने ऐसे काम करते हैं जहां पर हमारे जिस्म से पैथोजन इंटरेक्ट करते हैं, टकराते हैं, लेकिन हर पैथोजन को अगर हमारी बॉडी रेस्पॉन्स देने लग जाए, इन्फ्लामेशन देने लग जाए, तो एक फुंसी यहां से रहेगी, एक फुंसी यहां से रहेगी, बस पूरे जिंदगी, पूरे दिन भर और हर जिंदगी में आप किधर भी गए नए नए पैथोजन ही मिलने वाले, नए नए एंटीजन मिलने वाले, तो हर बारी जहां पर भी जा रहे तो बोले सूझ के आ रहे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता था, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। लेकिन हमारी बॉडी देखती है कि जिसको ना, हम लोग क्या ना हर एक को जवाब देते बैठते क्या, नहीं हमको मालूम है भाई इनको जवाब देना है तो जवाब देते, बाकी किसको, ऐसा हमारा बॉडी भी है। तो हमारे बॉडी के अंदर हर जगह इन्फ्लामेशन, तो हमारे बॉडी में हर जगह इन्फ्लामेशन नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, कॉर्टिसोल। और जब वो हर जगह पर इन्फ्लामेशन नहीं देगा, इसका मतलब इन्फ्लामेशन को रोकेगा, और जब वो इन्फ्लामेशन को रोकेगा तो उसका नाम क्या बन जाएगा, एंटी इन्फ्लामेटरी। इसका मतलब बेसिकली वो इन्फ्लामेशन रोक रहा है, तो इन्फ्लामेशन रोकने का दूसरा मीनिंग क्या है, इम्यून सिस्टम को रोक रहा है। भाई आपके घर में एक मेहमान आया, डॉगी ने भौंक दिया, अब वो डॉगी को मालूम पड़ गया, लेकिन फिर भी दूसरी मरतबा फिर वो मेहमान आए, अब डॉगी भौंक रहा है, आप बोलेंगे चिपड़े, आप कौन हो गए, कॉर्टिसोल। और आपने उस डॉगी को क्या कर दिया, रोक दिया, तो वो डॉगी कौन था, इम्यून सिस्टम। बात समझ में आ रही है?
तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम चलता है जिसमें कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रहेगा। नाउ एक और चीज, ये जो कॉर्टिसोल है, ये कॉर्टिसोल एक और काम करता है, वो है आरबीसी की अफजाइश। नाउ बच्चों देखो, आरबीसी के मामले में ना कल भी एक हार्मोन हमने पढ़े थे, कौन सा हार्मोन था वो? आरबीसी की डेवलपमेंट, आरबीसी का अफजाइश, बीएमआर। तो किसका पढ़े थे हमने? कौन बीएमआर मेंटेन करता है? थायराइड। तो हमने कल पढ़ा था थायराइड ग्लैंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन। इसका मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन में थायराइड भी काम करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में कॉर्टिसोल भी काम करता है। इसी तरह से आरबीसी के प्रोडक्शन में एरिथ्रोपोइटिन यानी किडनी भी काम करता है। एग्जाम में ये सवाल आया था। अब जब हम पढ़ते हैं तो हमने हमेशा ये पढ़ा होता है कि एरिथ्रोपोइटिन जो किडनी से निकलता है वही आरबीसी के लिए जिम्मेदार है। तो नतीजे में यह हो गया था कि बच्चों ने सिर्फ एरिथ्रोपोइटिन निकले थे, जबकि दो पैराग्राफ में अलग अलग जगह पे ये बात बिल्कुल मेंशन है कि आरबीसी का प्रोडक्शन करने वाला एक जगह थायराइड है, दूसरी जगह कौन है? कॉर्टिसोल यानी एड्रिनल ग्लैंड, याद रहेगा। तो कौन कौन से ग्लैंड काम कर रहे हैं? किडनी खुद, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड। एक और नाम है जो आगे ऐड होने वाला है, सिर्फ अभी ये याद रखना है। नाउ अल्डोस्टेरॉन है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एक टाइप है। अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उनको सिग्नल करेगा। रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब कौन है? रीनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन, पीसीडी, डीसीडी, कलेक्टिंग डक्ट नहीं हाँ, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, याद रखना। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का वर्ड नहीं है। नाउ इसके बाद ये होता है सोडियम और पानी को क्या करते हैं? इंतजाम करते हैं। नाउ देखिए अभी तक है ना कहीं पर भी ये बात लिखी हुई नहीं है, इवन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन यहां लिखी है। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां एक चीज लिखा हुआ है कि अल्डोस्टेरॉन की वजह से सोडियम का दोबारा इंतजाम होता है, पानी का दोबारा इंतजाम होता है। लेकिन यहाँ एक और एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है, वो क्या है? पोटेशियम और फास्फोरस आयनों का क्या होता है? इखराज। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये बात नहीं पड़े। हाँ, तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि रीअब्जॉर्प्शन का जब अमल होता है तो सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन उसके साथ सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है? पोटेशियम। और जितने भी मर्तबा हमने किडनी के फंक्शन में सिक्रीशन स्टेप पढ़े, हर जगह हमने पोटेशियम तो पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी फास्फोरस नहीं पढ़ा था। इसलिए इस बात को यहां नोट डाउन करो, प्लस वहां ले जाके एक ऐसा टेबल बनाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम में और लिखो वहां कि अल्डोस्टेरॉन की वजह से कौन एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सिक्रीट हो रहा है। तो कौन एब्जॉर्ब होता है? सोडियम, वाटर। कौन सिक्रीट होता है? पोटेशियम एंड फास्फोरस आयंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक। नाउ अब एक और चीज कि अगर अल्डोस्टेरॉन ये काम करेगा, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर ऐसा काम करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये अल्डोस्टेरॉन एक तो क्या मेंटेन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा क्या करेगा? जो जिस्मानी सयाल है, जिस्मानी सयाल मतलब बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन करेगा। तीसरा वलूजी दबाव, वलूजी दबाव मतलब ऑस्मोटिक, और इस तरह से वो हमारा क्या मेंटेन करेगा? ब्लड प्रेशर। नाउ देखो बच्चों, ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ एक पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए उस जगह पे ले जाके इसको ऐड कर देना याद से। कहां पर? ऐड कर देना, ताकि आप जब वो पढ़ें तो आपको ये बात याद रहे कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में और दो एक्स्ट्रा बातें ऐड की हुई इसी से रिलेटेड। तो यहां भी आपका रिवीजन, वहां भी रिवीजन। समझ में आया? नाउ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहां तक बात हो गई। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन निकलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड
मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नाउ तीसरा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है उसका नाम है एंड्रोजन। कौन निकलता है? एंड्रोजन। नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स कम मिकदार में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, यानी ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये एंड्रोजन तो रिलीज कर रहा है, भले ही ये मिनिमम अमाउंट में रिलीज कर रहा है, लो अमाउंट में रिलीज कर रहा है, बट वो रिलीज कर रहा है। और ये क्या करते हैं, जो सने बलूग को पहुंचने के दौरान खारिज होते हैं, इसकी वजह से हमारे जिस्म के ऊपर बाल, शर्मगाह के बाल और चेहरे के बालों की क्या होती है? नमू होती है। इसका मतलब ये जो एंड्रोजन है, ये जो मिनिमम अमाउंट में निकल रहा है, ये हमारे जिस्म में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और स्पेशली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो सबसे ज्यादा है वो है हमारे बॉडी के ऊपर डेवलप होने वाले हेयर। कि ये हेयर डेवलप हो गए तो उसकी वजह से कि हम ये कहते हैं कि मर्द अगर है तो मूंछ आएगी, दाढ़ी आएगी, ठीक है, ये सारे। दूसरा शर्मगाह के बाल है और चेहरों के बाल है। एक और चीज जो याद रखना है कि अगर ये एंड्रोजेनिक हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज नहीं होते, और कुछ होना तो ये चाहिए कि ये मेल में ज्यादा हो और मेल में ही हो, कुछ जगह पर फीमेल में भी ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड रिलीज होते हैं, इसलिए उनके भी फेस पे क्या होता है? हेयर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसमें और दो बीमारी है, वो बीमारी हम किसी और मौके से देखेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको और इलाबोरेट करें। ठीक है, ठीक, यहां तक हुआ? यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक है, और इसको क्या किया? ठीक, नाउ अब जो लबलबा है, पैनक्रियाज है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है, सॉरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिंक में जनरेट कर रहा हूं, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।